Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Mad Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Today we are going to cover the class 11 second unit, structure of atom, and this is the fourth lecture of this unit. We already have uploaded 3 lecture videos on this topic. Student, in previous lecture we have covered the Bohr atomic model, and in today's session we are going to cover the rest of this part of this Bohr atomic model and the hydrogen spectra. Okay, and after that we will cover some advanced concepts related to the dual nature, de Broglie's hypothesis, Heisenberg's uncertainty principles. Okay, so for further delaying, let's have a quick recap on previous lecture. Okay, in previous lecture we have covered the Bohr atomic model. Niels Bohr improved upon Rutherford's model, and the Bohr's postulate was that atom has a centric called nucleus, right? Electron revolves only in fixed circular orbits, energy and fixed velocity that we have discussed through this image. देख सकते हो आप यहाँ पर एक लैडर रखा हुआ है, ठीक है। इस लैडर को हमने कंपैरिजन करी थी एक इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्बिट्स है उससे, राइट। And the quantization condition, electrons revolves only in those circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, right? And हम इसको समराइज करके लिखा था क्या, n equal to n h by 2 pi, n जहाँ पर इंटीजर था या फिर सेल नंबर था, राइट। सो इससे हमने और कुछ चीज डिराइव करे थे, जैसे एंगुलर मोमेंटम, राइट। r मतलब जो रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट वो हमने डिफाइन करे थे। While revolving the electrostatic force between E and nucleus provides a centripetal force, कैसे ये स्टेबलाइज हो रहा था सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो इस कूलॉम्ब एंड सेंट्रीपेटल फोर्स था, दोनों कैसे बैलेंस कर रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो तो नेगेटिवली चार्ज है एंड न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज है। सो क्यू स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको डिफाइन करने की कोशिश करी थी, ठीक है। सो फिर हमने देखा कि F इक्वल टू F सेंट्रीपेटल इक्वल टू F कूलॉम्बिक, राइट। एंड अनदर एक पोस्टुलेट था जो किया था कि while revolving in a particular orbit an electron neither gains energy nor loses energy, यानी कि कुछ पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पार्टिकुलर कोई, जैसे ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, ये ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस को, तो क्या है ना कि ये कोई एनर्जीज गेन भी नहीं करता है एंड कोई एनर्जीज को लूज भी नहीं करता है। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहा है ना, इस टाइम पर वो नाइदर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करता है, राइट। अगर एंड सिक्स पोस्टुलेट क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जीज को गेन करता है देन वो हायर ऑर्बिट पर विजिट करता है, एंड अगर इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जीज लॉस करता है देन वो लोअर ऑर्बिट पर विजिट करता है, राइट। इस बोर पोस्टुलेट से हमने कुछ तरीके से कुछ सीखे थे, लाइक रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, जहाँ पर हमने डिफाइन करा था कि रेडियस क्या था फॉर nth ऑर्बिट, r n इक्वल टू 0.53 इंटू 10 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम में, राइट। देन हमने फिर डिफाइन करा था क्या, वेलोसिटी जो vn फॉर द nth ऑर्बिट जो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड था। देन हमने एनर्जी को डिफाइन करा, एनर्जी और यहाँ पर 2 टाइप्स होता है, एक है काइनेटिक एनर्जी एंड एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एंड इन दोनों का समेशन जो होता है वही होता है टोटल एनर्जी, राइट। सो एनर्जी काउंट करने के बाद हमने काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन किया था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काइनेटिक एनर्जी था, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है ना, वो चार्ज के हिसाब से हमें लिखना होता है, एंड चार्ज क्या था कि न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आ जाती है, राइट। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू था वो 13.6 इंटू 2 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर ईवी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था एंड नेगेटिव चार्ज में था ये, राइट। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर टोटल करें देन जो फाइनल रिजल्ट आता था वो nth ऑर्बिट के लिए जो टोटल एनर्जी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते थे, राइट।
देन हमने कैलकुलेट करे थे क्या, टोटल एनर्जी जो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन एटम के लिए हमने एन सेल पर तरह तरीके से इसका जो n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 2 था, इसका जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते थे। जैसे n इक्वल टू 1 में जिसका टोटल एनर्जी था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, देन n इक्वल टू 2 में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, देन n इक्वल टू 3 में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी था ना वो इंक्रीज होता जा रहा था। एंड आप देख सकते हो कि जो इसका जो डेल ई मतलब दोनों ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का जो डिफरेंस है ना वो डिक्रीज होते होते जाते थे, ठीक है। सो ये था हमारे जो पिछले लेक्चर का एक क्विक रिकैप जो हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन गेन्स और लॉसेस एनर्जी ओनली दोज एनर्जीज व्हिच आर इक्वल टू द डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन्स एंड लॉस एनर्जी तो करता था, पर जो पर्टिकुलर कोई ऑर्बिट में रहता था एंड वो अगर न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा था उस टाइम पर उसका कोई गेनिंग ऑफ एनर्जीज एंड लूजिंग ऑफ एनर्जीज नहीं हो रही थी। जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट से आना जाना कर रहा था, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा था तब वो हायर ऑर्बिट पर पहुंचा रहा था, एंड जब वो हायर एनर्जी से फिर से अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर रहा था ना उसको लूज करने के बाद फिर से अपना ग्राउंड स्टेट या फिर उससे हायर कोई स्टेट पर आ जाता था, राइट। सो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका जो गेट्स डाउन टू द लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वो पहुंच जाता था, ठीक है। तो अब किस तरीके से पॉसिबल था, अब जो ऑर्बिट इसमें वो ट्रांजिशन कर रहा था ना, ये ट्रांजिशन तभी भी पॉसिबल था जब जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वो गेन कर रहा था या फिर लूज कर रहा था ना, बेसिकली जो टू डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्बिट्स है उसके जो एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही अमाउंट गेन करता था या फिर लूज करता था, राइट। सो ये था बेसिक थिंग्स जो हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर में अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड एक लेक्चर होने वाला है। सो देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, पहले हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के बारे में देखेंगे, देन फॉरवर्ड करेंगे। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एंड जो ये बोर की जो पोस्टुलेट्स है ना, ये बेसिकली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल है। सो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी ना वो बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ही हुई, ठीक है। जैसे देखो, अगर ये न्यूक्लियस है, इनसे हम नोट कर रहे हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। एंड फर्स्ट वाला था N1 एंड सेकेंड वाला N2 एंड थर्ड वाला इज N3, ठीक है। सो ये है N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 2 एंड N इक्वल टू 3। अभी मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब N इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट यानी कि N इक्वल टू 1 में आ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें तो कुछ चेंज की नहीं एनर्जी हुई है ना, तभी ना ये इलेक्ट्रॉन अपना स्टेट्स को चेंज कर रहा है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि ये कितना अमाउंट एनर्जी को चेंज करेगा, मतलब कितना एनर्जी को एग्जिबिट किया है, मतलब डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब जो जिस ऑर्बिट से इसने जिस ऑर्बिट पर ट्रांजिट किया है ना उस ऑर्बिट के बिटवीन जो एनर्जी डिफरेंस है इतना ही अमाउंट वो एग्जिबिट किया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल मतलब N2 ऑर्बिट के लिए है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी कि 13 माइनस 13.6 इंटू 1/z स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय n स्क्वायर इन EV, राइट। सो अभी ये जो N2 के लिए है ना, सो हम यहाँ पर N2 के लिए यहाँ पर बिठाएंगे। सो जो -13.6 इंटू 1/2 स्क्वायर फॉर द N इक्वल टू 2 ऑर्बिट माइनस 13.6 इंटू N इक्वल टू 1। सो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगी एंड 13.6 माइनस
13.6 डिवाइडेड बाई 4 एंड इसका जो वैल्यू है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आ जाएगी। ठीक है, सो ये क्या है, यही जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एग्जिबिट किया है। सो एंड अगर हम यहाँ से जो वेवलेंथ है उसको कैलकुलेट कर जाए, सो वेवलेंथ की जो इक्वेशन है विथ एनर्जी वो क्या है, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा, जहां पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड c इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट and lambda is equal to wavelength. So we can easily find out the wavelength. Okay, so lambda is equal to hc by E. So h equal to क्या है, 6.626 into 10 to the power minus 34. So and speed of light क्या है, 3 into 10 to the power 8 meter per second. So इसको अगर कैलकुलेट करें, सो 12375 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये है एनर्जी का। ये एंगस्ट्रॉम में है, ये भी में है। ठीक है, सो हम इसको एनर्जी के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। सो देखो कैसे कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन जंप in equal to n2 to n equal to n1 and the energy difference is del E equal to E2 minus E1 final minus initial. So hc by lambda is equal to E. So E2 क्या है, एनर्जी जो है ना, एनर्जी का जो फॉर्मूला ये है, एंड 2 के लिए n इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पर हम 2 बिठा देंगे और यहाँ पर 1. So hc minus 13.6 into z square by n2 square plus 13.6 into z square by n1 square. So hc by lambda is equal to, अगर हम ये जो टर्म है ना 13.6 एंड 13.6 z स्क्वायर, ठीक है, इस टर्म को अगर कॉमन कर लें, ठीक है, सो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, चलिए 1 बाई n2 स्क्वायर प्लस 1 बाई n1 टू स्क्वायर एंड रीअरेंज करके n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। एंड देखो अगर इस वाले को ना हम ऊपर एंड नीचे से अगर hc से गुना कर दे, सो hc इंटू 13.6 डिवाइडेड बाई hc इंटू जेड स्क्वायर n1 टू स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, एंड ये जो hc है, ये hc इस साइड की hc से कैंसिल्ड आउट है। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 13 पॉइंट, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस ने हमें कॉमन नहीं लिया है, ठीक है। सो 13.6 बाई hc जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अभी देखो ये जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि एज भी प्लैंक कांस्टेंट है एंड c जो स्पीड ऑफ लाइट है ये भी कांस्टेंट है। सो ये इस टोटल कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ में r से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इस टोटल टर्म को 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, इसे डिनोट करते हैं, जहां पर r इज इक्वल टू रीजबर्ग कांस्टेंट, RYT Rydberg constant, एंड यही है एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एंड रीडबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है
वो 1.0973 इंटू 10⁻ इनवर्स, ठीक है। सो ये है रिवर्स कांस्टेंट का वैल्यू। एंड अगर ये तो है n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 के लिए, अगर हम यहाँ पर किसी भी अनदर स्टेट से ट्रांजिशन करवाए, सो ये क्या हो जाएगी, इसका जो जनरलिस्ट फॉर्मूला है, सो 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1 in initial, I represent the initial square minus I 1/n f square, जहाँ यानी कि फाइनल, यानी कि जो हायर स्टेट है, ठीक है, मतलब 2 जो हायर स्टेट है, सो वहां से जहां तक का जो सफर है, ठीक है, वो है n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू f। ये आप इसको ना, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, सो ये जो पोजीशन है ना, ये हो जाएगी इनिशियल एंड नीचे वाला हो जाएगी फाइनल, ठीक है। सो इसीलिए आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो कि जो 1/n f माइनस बाई n i अगर हम यहाँ पर ऑर्बिट को एनर्जी की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर रीअरेंज करें, सो देख सकते हो कि सबसे नीचे n1, ठीक है, सबसे नीचे प्रेजेंट होगा क्या, n1, एंड देन n2, देन n3, देन n4, देन n5, देन n6, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। सो अब क्या है ना कि आप देख सकते हो कि इस जो ऑर्बिट्स है ना, इस ऑर्बिट के बिटवीन जो डिस्टेंस भी है वो धीरे धीरे ऊपर के साइड पर डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर पर देखा है कि जो एनर्जीज है ना, वो एनर्जीज ग्राउंड स्टेट यानी कि n इक्वल टू 1 में देखो E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एंड n इक्वल टू 2 में क्या था, E इक्वल टू -3.4, एंड यहाँ पर E इक्वल टू -1.5, एंड यहाँ पर 4 -0.85 ये भी। तो देख सकते हो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, ये जो एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं कि E2 मतलब जो चेंज होता है ना एनर्जी का, सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल E, ये हो गया इसका एनर्जी डिफरेंस। देन अगर E3 माइनस E2 करें, सो डेल E का डिफरेंस जो ये है, ठीक है, देन इन 4 से इसका। सो देख सकते हो जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रहे हैं। सो इसीलिए हायर जो ऑर्बिट्स है ना, वो ज्यादा क्लोज हो जा रहे हैं, राइट। सो इस वजह से जो एनर्जी का डिफरेंस है वो n1 एंड n2 में ज्यादा है। सर नील बोर ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है ना कि जो ये लाइट्स यानी कि स्पेक्ट्रम्स क्रिएट हो रही है ना, ये पैकेट में सीरीज में क्रिएट हो रही है। लाइक मतलब देखो कि ग्राउंड स्टेट मतलब जहां से भी जो ट्रांजिशन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपर साइड से कहीं पर भी आ सकते हैं, पर ये जो जहां पर आ रहे हैं मतलब n इक्वल टू 1 पे अगर आ रहे हो ना, लाइक n इक्वल टू 2 से 3 से 4 से कोई सा भी ऑर्बिट से आए हो, बट वो अगर n इक्वल टू 1 में आ रहे हो ना, सो उसका जो रीजियन है ना यानी सीरीज है ना, वन टाइप की है, ठीक है। एंड अगर वो n इक्वल टू 3 में आ रहे हैं, लाइक उससे हायर कोई स्टेट्स में से आ रहे हैं, ठीक है, सो उसका जो सीरीज है वो एक अलग सा सीरीज है। तो इस टाइप के जो डिस्क्रिएट मैनर में जो वेवलेंथ एंड जो इसका जो उसका प्राप्ति हो रही थी ना, ये अलग अलग टाइप से, मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रही थी, मतलब डिस्क्रिएट मेथड्स में, डिस्क्रिएट मैनर में ये इसको ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। सो इसीलिए क्यों ये डिस्क्रिएट मैनर में हो रही है आप देखोगे। सो देखो कि जो यहाँ पर n इक्वल टू 1 में अगर कोई ट्रांजिशन हो रही है, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रही है, देन n इक्वल टू 3 से 1 में, 4 से 1 में, 5 से 1 में, एंड 6 से 1 में, सो एंड सो वन। सो देख सकते हो कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है ना, ये बस एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में हो रही है, ठीक है। सो इस वजह से इसका जो सीरीज है ना, इसको हम बोलते हैं लायमन सीरीज। सो ये एक टाइप का
स्पेक्ट्रम की एक सीरीज है। वैसे ही अगर n इक्वल टू 2 में हायर कोई स्टेट से ऑर्बिट से n इक्वल टू 3, 4, 5, 6 कहीं से भी आया हो ना, सो इसका जो टोटल पैक्ड अप है ना, ये जो सीरीज है एक अनदर काइंड ऑफ सीरीज है, ठीक है। सो इस इन बिटवीन इसका जो एनर्जी का बोलो या फिर वेवलेंथ का बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी का बोलो, जो गैप है यानी कि जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब अगर मानो कि ये जो सीरीज है, मतलब n इक्वल टू 2 से अगर n इक्वल टू 1 में अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, अगर इसका कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ हो, ठीक है, देन इसका जो नियर बाय अनदर जो n इक्वल टू 3 से अगर ट्रांजिशन हो रही है, सो उसका मतलब एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जब हम इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से ये इसको डिस्क्रीट मैनर में हमें जो ये स्पेक्ट्रम्स है ना, इसको हम देख सकते हैं। सो हम n2 से n1 की जो ट्रांजिशन है, इसके लिए वेवलेंथ को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो इसमें 1/λ इज इक्वल टू RH जो रिचबर्ग कांस्टेंट है, एंड 1 minus 1/2 square is equal to RH 1 minus 1/4, so RH is equal to 3/4, एज RH का जो वैल्यू है वो है 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse, so 4/3 into 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse, जो नियर अबाउट 1.215 into 10 to the power -7 मीटर में, अगर इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें सो 1.121.5 नैनोमीटर है, ठीक है। ये है n से n1 तक आने के लिए जो वेवलेंथ है इसका, ठीक है। अभी n3 से n1 में इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते। देखो 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1 minus 1/3 square, so RH into 1 minus 1/9 RH into 8/9। अभी यहाँ पर हम रिचबर्ग कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 9/8 into 1.097 into 10 to the power 7 meter inverse is equal to 1.025 into 10 to the power 7 meter, नैनोमीटर में 102.5 mm, एंगस्ट्रॉम में क्या है, एंगस्ट्रॉम में देखो 1025.0 एंगस्ट्रॉम, एंड ये आ जाएगी 1215.0 एंगस्ट्रॉम। अभी देखो इसका जो डिफरेंस है, जैसे ये था n2 से n1 का जो ट्रांजिशन था, इसमें लैम्डा था इज इक्वल टू एंगस्ट्रॉम, एंड n3 से n1 में लैम्डा का ट्रांजिशन जो वेवलेंथ था वो था 1025 एंगस्ट्रॉम। सो देखो इसमें एक डिफरेंस है, सो ये डिस्क्रीट हुआ ना। सो इस तरीके से ये जो 1 में आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो वेवलेंथ्स, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन हो रही है इसमें जो वेवलेंथ्स हमें प्रोवाइड देख पा रहे हैं, ये वेवलेंथ्स एक मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब इस ट्रांजिशन में एक मुझे वेवलेंथ मिला, देन कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकता है, बट बहुत डिफरेंस है, कंटिन्यूअस नहीं है। सो ये डिस्क्रीट मैनर में मुझे प्राप्ति हो रही है, ठीक है।
सो इसी को ही हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो के एल एम एन ओ पी, ये जो है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्बिट है एंड ये न्यूक्लियस है। सो अभी जितने साइज पर आप देख सकते हो कि n इक्वल टू 1 में अगर ट्रांजिशन हो रही है, सो वो है लाइमन सीरीज, ठीक है। एंड बामर सीरीज अगर n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में आ रही है, एंड अगर पास्टन सीरीज क्या है, n इक्वल टू 3 ऑर्बिट में है एंड ब्रैकेट so, इस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रही है। n इक्वल टू 3 पास्टन, n इक्वल टू 4 ब्रैकेट एंड n इक्वल टू 5 पॉइंट। एंड इसके अलावा भी एक होता है जो है हम वेरी, ठीक है, वो n इक्वल टू 6 होता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो ट्रांजिशन है इसके हिसाब से ये हो रखती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की एक सिनेरियो, जहां पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहे उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन हो वो अलग क्यों ना हो, पर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है, लाइक लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज या फिर फर्न सीरीज, किसी भी सीरीज में, जैसे लाइमन सीरीज में क्या है कि इसका जो डेस्टिनेशन होती है ना वो n इक्वल टू 1 होती है। सो इसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये इंफिनिटी से 1 में होगी, एंड लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ है वो n इक्वल टू 2 से n 1 में। सिमिलरली अगर बामर में करें, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसका, इंफिनिटी टू 2, एंड लॉन्गेस्ट जो है ये n3 से n1, ठीक है। इस तरीके से सिमिलरली फॉर पास्टन सीरीज, फॉर ब्रैकेट सीरीज एंड फर्न सीरीज एंड फॉर हम्फ्री सीरीज भी होगी, ठीक है। अभी ये जो शॉर्टेस्ट एंड वेवलेंथ है और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्राह्मण सीरीज के लिए अलग अलग है, ठीक है। फॉर लाइमन सीरीज इसका जो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ये है लाइमन सीरीज के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज इज एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम बामर सीरीज की कंसिडरेशन करें, सो बामर सीरीज में क्या है, लॉन्गेस्ट जो 6563 एंगस्ट्रॉम है, एंड जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये है इसमें 3646 एंगस्ट्रॉम। अभी देख सकते हो कि ये जो सीरीज है ना, बामर सीरीज, ये क्यों भी विजिबल रीजन में आ जाती है, क्योंकि वहां पर क्या था 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में ना। सो देख सकते हो कि जो बामर सीरीज का जो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो रीजन है ना वो नियर अबाउट ये विजिबल रीजन में आ जाती है। एंड इन पास्टन सीरीज, पास्टन में क्या है कि इसका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है पास्टन में वो 18750 एंगस्ट्रॉम एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 8500 एंगस्ट्रॉम। सो अभी देख सकते हो कि ये जो है ना, ये शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में 8200, ठीक है। अब देख सकते हो कि इसका जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इसका जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है ना, इसमें भी डिफरेंस है। सो डिस्क्रिएट सिनेरियो में, मैनर में हमें ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रस ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना इसकी प्राप्ति होती है, जहां पर लाइमन सीरीज यूवी रीजन में लाई करता है, एंड वहीं पर बामर सीरीज विजिबल रीजन में, एंड पास्टन सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज ये शॉर्ट वेव जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है ना इसमें आ जाती है, एंड फर्न एंड हम्फ्री सीरीज जो है ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, मतलब जो लॉन्ग इंफ्रारेड रेडिएशन में ना उसके तहत आ जाते हैं, अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। एंड ये था हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक स्पेक्ट्रल्स। एंड इससे ना और अनदर क्वेश्चन आ जाती है जो है कि देखो यहाँ पर जो ट्रांजिशन हो रही है ना, सो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन या फिर जो नंबर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल लाइंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो देखो अगर हम कोई ट्रांजिशन करवाते हैं लाइक N6 से अगर N1 में, सो ये जो ट्रांजिशन है ना
ये एक साथ एकदम डायरेक्टली यहाँ तक तो आ सकता है, एंड ये भी तो हो सकता है कि n6 से n3 पर आया, फिर देन n1 पर आया, राइट। देन अगर ये भी तो हो सकता है कि n6 देन n5 देन n4 देन n3 देन n1 n2, इस तरीके से भी तो हो सकता है ना। सो इसमें ना क्या जो ट्रांजिशन सीरीज है या फिर जो ट्रांजिशन सीरीज के बाद जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, वो तो अलग अलग से फाइंड आउट होगी, क्योंकि हमें तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन जो ये डायरेक्टली n6 से n1 में है, वहां पर तो हमें एक बस वन ही ट्रांजिशन है एंड वन स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है। पर यहाँ पर क्या है ना कि n6 से इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जो टोटल एनर्जी है उसको रिलीज ना करते हुए थोड़ा थोड़ा करके रिलीज कर रहे हैं, एंड वन बाय वन करके भी, या फिर 2 देन 3 इस टाइप से भी तो वो ट्रांजिशन कर सकता है ना। सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ट्रांजिशंस पॉसिबल, मतलब कितना ट्रांजिशन पॉसिबल है, या फिर कितना स्पेक्ट्रल लाइन्स हमें पा सकते हैं किसी भी स्टेट की, जो हायर स्टेट है उससे ट्रांजिशन स्टेट से, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही हो तो, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट टाइप के है ना उसके लिए तो ईजी है, अगर n=3 से n=1 में करना हो सो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर ये हायर सीरीज में आ जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं हम। सो इसके लिए एक जो जनरलिस्ट फॉर्मूला है वो है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रांजिशन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। सो वो है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर आप n2 मतलब जहां से ये आ रहा है एंड n1 मतलब जहां पर आ रहे हैं। सो फाइनल ये हो जाएगी n1 इज इक्वल टू हो जाएगी फाइनल, क्योंकि ये फाइनल डेस्टिनेशन है, एंड n2 जो है इनिशियल, राइट। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज n initial minus n final, so n initial minus n final plus 1 divided by 2। सो अब देखो अगर हम यहाँ पर जो 6 से हम n1 में जो ट्रांजिशन करवाए थे उसको अगर यहाँ पर पुट करें, सो देख सकते हो ni मतलब जहां पर आ रहे हैं, मतलब जहां से आ रहे हैं, सो यहाँ पर आ जाएगी 6 माइनस nf1 इंटू ni मतलब 1 माइनस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी यहाँ पर जो इनिशियल है ना वो तो 6 है, सो 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो माइनस 1 प्लस 1 कट गया है, एंड यहाँ पर 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 3, सो 15। सो फाइनल आंसर जो है 15। सो 15 ट्रांजिशन बिलोंग्स टू द फॉलोइंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कुछ एडवांस टाइप के जो डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस है, मैक्स प्लैंक जो कंस्टेंट है, प्लैंक्स थ्योरी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स है, इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। सो आज के जो लेक्चर में हमने कुछ देखा है ना उसको क्विक समराइज कर लेते हैं। बोरकेस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी और ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है ना, सो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है अगर उस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन्स जितने एनर्जीज को गेन किया है या फिर लूज किया है उतने ही मतलब जो ऑर्बिट्स है उसमें वो उतना ही ट्रांजिशन कर सकता है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन्स जितना एनर्जीज गेन्स एंड लॉस करता है उतना ही एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जहां से ट्रांजिशन कर रहा है या जहां तक कर रहा है उस दो ऑर्बिट का अगर एनर्जी का हम माइनस करें, सो उसका जो डिफरेंस है वही है उस एनर्जी डिफरेंस। देन हमने उस एनर्जी को कैसे लैम्डा यानी कि वेवलेंथ से एसिमुलेट कर सकते हैं उसको देखा। जैसे देखो U इक्वल टू AC बाय लैम्डा, सो यहाँ पर लैम्डा इज वेवलेंथ एंड H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट।
देन हमने डिराइव करा कि जो लैम्डा कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अगर कोई 5 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में आ रही है, देन व्हाट विल बी द वेवलेंथ फॉर दिस ट्रांजिशन। ठीक है, सो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं उसको हमने देखा। देन हमने ट्रांजिशन सीरीज में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सीरीज में जो डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज है उसको देखा, जैसे लाइक लाइनर सीरीज, बामर सीरीज, पाजल सीरीज, पॉइंट सीरीज, इस टाइप की सीरीज। एंड जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से जो वेवलेंथ हमें मिलता है ना, ये जो वेवलेंथ है, सो ये एनर्जीज जो उसने गेन करा था पहले एंड वो हायर स्टेट पर पहुंच गया था, एंड हायर स्टेट से फिर से वो अपना एनर्जी जो एक्स्ट्रा उसने गेन करा है ना, उसको लूज करते हुए लाइक वेवलेंथ के हिसाब से कर सकता है, लाइट के हिसाब से कर सकता है, उसको वो लूज करता है। सो वो उसको लूज करने के बाद जो हमें वेवलेंथ मतलब ये क्या है ना कि एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं है, ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा मतलब किसी इलेक्ट्रॉन से अगर जो स्पेक्ट्रा लाइन्स हमें मिल रहा है, मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, मतलब ये एमिट कर रहा है जो वेवलेंथ, मतलब ये हो सकता है हीट के प्रेजेंट, हीट के हिसाब से कर सकता है, लाइट के हिसाब से कर सकता है, कुछ भी टाइप की कर सकते हैं, पर इसका जो वेवलेंथ है ये हमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ से एमिट कर रहा है इस वजह से। सो ये एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। सो इस एमिशन स्पेक्ट्रा डिस्क्रिएट में मैनर में है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जो एनर्जी डिफरेंस है, वेवलेंथ डिफरेंस है ना, ये डिस्क्रिएशन को ही हमें दिखाता है। सो ये डिस्क्रिएट मैनर में वेवलेंथ हमें मिलता है। सो अभी अगर हम N2 से N1 की ट्रांजिशन कराए, सो देख सकते हो कि ये है उसका ट्रांजिशन वेवलेंथ, एंड N3 के लिए N1। एंड यहाँ पर देख सकते हो कैसे यूवी रीजन में लाइमन सीरीज, पार्शियल सीरीज, बामर सीरीज अलग अलग रीजन में मिलता है। लाइमन सीरीज यूवी रीजन में, बामर सीरीज विजिबल रीजन में, वैसे ही पार्शियल एंड ब्रैकेट सीरीज और शॉर्ट रेंज जो इंफ्रारेड रीजन है उसमें, एंड फार एंड हम्बेरी जो लॉन्ग रेंज में होती है उसी में मिलता है। ठीक है, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की जो फंडामेंटल जो थिंग है ना, वो क्या है कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ये जितना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उतना ही दूर से आता है, ठीक है, एंड जितना लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उतना ही पास से आता है। सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है ना वो इन्फिनिटी से जहां पर वो आ रहे हैं, अगर वो लाइमन सीरीज में हो सो n=1 में आएगा, सो इसीलिए वो हो जाती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, सो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में जो लाइमन सीरीज है उसमें 912 एंगस्ट्रॉम ये होता है उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वैसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में वो हो जाती है फॉर लाइमन सीरीज 1216 एंगस्ट्रॉम। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब उसका जो हायर, मतलब तुरंत बाद की जो हायर सीरीज है, ऑर्बिट है, उसी से अगर कोई ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही हो, ठीक है, तो वो हो जाती है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जितना पास से उतना ही लॉन्गेस्ट, जितना दूर से उतना ही शॉर्टेस्ट। ठीक है, देन हमने एक अनदर फॉर्मूला को देखा, कैसे हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन सीरीज और द नंबर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो मतलब कोई सीरीज में अगर हायर सीरीज से आ रही है, हायर ऑर्बिटल से आ रही हो, सो वो एक साथ भी आ सकते हैं या फिर रुक रुक कर आ सकते हैं। तो इसमें तो हमें कितना नंबर ऑफ ट्रांजिशन मिल रही है या फिर कितना स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है, इसका तो कोई ठीक ठाक ही कोई पोजीशन ही नहीं है ना। सो इसको जेन्युइनली फाइंड आउट करने के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया गया था जो n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 है, जहां पर n2 इनिशियल स्टेट है एंड n1 जो फाइनल स्टेट है। n2 जो हायर ऑर्बिट में हो एंड n1 जो लोअर ऑर्बिट में हो। ठीक है, सो इस तरीके से इसको इस फॉर्मूले के साथ हमने एक क्वेश्चन भी करा है जो n6 यानी कि 6 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही हो तो इसमें कितना नंबर ऑफ ट्रांजिशन ऑफर और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये टोटल मिला था हमें 58 स्पेक्ट्रल लाइन्स। वैसे ही हम और हायर स्टेट्स के लिए भी कर सकते हैं, लोअर स्टेट के लिए कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो में जो हमने कवर कर चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसको कवर करेंगे। सो अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।